बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी महाज पर बहुत हलचल है, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान से बाहर से जो एक ख़बर आई है, फाइनेंशियल टाइम्स में साइमन क्लार्क ने एक आर्टिकल लिखा। इस न्यूज़ रिपोर्ट में उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। इमरान खान साहब और PTI के अकाउंट्स में कैसे फ़ॉरेन फंडिंग आती रही, वो ट्रांजैक्शंस की बहुत अहम डिटेल्स हैं। कुछ तो वो डिटेल्स हैं जो पहले भी यहाँ रिपोर्ट होती रही। अकबर एस बाबर साहब उस पर बात करते रहे। इलेक्शन कमीशन के पास वो चीज़ें हैं। करोड़ों रुपए की वो ट्रांजैक्शन है जो स्टेट बैंक ने भी रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है। जो नई बातें हैं इसमें, वो शेख नहान जो अबू धाबी के रॉयल फैमिली का हिस्सा हैं, उन्होंने 1.2 मिलियन पाउंड्स भेजे और आरिफ नकवी के ज़रिए जो उनकी इक्विटी फर्म है उसके ज़रिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आए। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं ये फॉरेन इंटरफेरेंस का बड़ा क्लियर कट केस है। इस केस के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे करते रहे। अकबर एस बाबर जो इमरान खान साहब के साथी हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, उनके साथ मिलकर ये जमात बनी थी, वो भी उन लोगों में शामिल थे। वो भी बहुत बार ये कह चुके हैं कि ये ऐसी डिटेल्स हैं कि इमरान खान साहब जो अपने आप को सादिक और अमीन कहते हैं और जिन्होंने अब रिसेंटली करप्शन को अल्लाह माफ़ करे उन्होंने शिर्क करार दे दिया है। उनको पता नहीं है शायद कि शिर्क की डेफिनेशन क्या होती है और उनकी जमात इन चीज़ों को भी डिफेंड करती है। बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल जी, जो नई बात है वो ये है कि शेख नहान ने भी पैसे भेजे और वहाँ पे जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो जो क्रिकेट मैच आरिफ नकवी साहब ने अरेंज करवाया था और उसमें उन्होंने कहा था कि एक अनस्पेसिफाइड फिलंथ्रॉपी का एक ये इवेंट है, यानी कि चैरिटी फ़ंड रेजिंग है ये। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि 2000 पाउंड से 2500 पाउंड हर एक आके वहाँ पे देगा जिन लोगों को इनविटेशन भेजा गया, जिन्होंने वो मैचेस देखे जो कि फ्रेंडली मैचेस थे। टीम्स के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं जी, उस पर फिर कभी बात करेंगे। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, PDM ने एक इजलास किया, फिर हुकूमती इत्तेहाद का एक इजलास हुआ और बहुत अहम फैसले हुए। 11 अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं। कुछ सोच विचार करके ये इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। इन नशिस्तों पर हुकूमती इत्तेहाद को यकीन है कि जब बाई इलेक्शंस होंगे तो नंबर उनके पास आएगा, उनके लोग वहाँ से जीतेंगे और जो अदम एतमाद अगर कोई मुमकिन हो सकती है अगर PTI वापस आती है पार्लियामेंट पे, या वो किसी इत्तेहादी को तोड़ने की कोशिश करते हैं या वो कुव्वतें तोड़ने की कोशिश करते हैं जिनके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगता है इंटरफेरेंस का, तो नंबर गेम इनके पास एक सिक्योर नंबर गेम होनी चाहिए। तीसरी जो बड़ी ख़बर है वो जुडिशल कमीशन का एक इजलास हुआ जिसमें आप जानते हैं कि जजेस की तैनाती के हवाले से होता है। सोनॉरिटी को बहुत बार पाकिस्तान में इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन उमर अत्ताब बंदयाल साहब के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके हवाले से ये कहा गया जी कि वो इस मीटिंग को, इस इजलास को कंक्लूड किए बगैर उठ के चले गए क्योंकि जो उनकी तरफ से तजवीज़ करदा नाम थे, जो उनकी नॉमिनीज़ थी, जितने भी लोग उनको वहाँ पे 5 लोगों ने उनको अपोज़ किया। 9 मेंबर्स होते हैं जुडिशल कमीशन के, तो कुछ इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट्स हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? PDM मुतालबा कर रही है, हुकूमत मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन से, क्या उनका मुतालबा करना बनता है ये नहीं? और ख़ान साहब क्यों रोकते रहे हैं इस फैसले को, हालांकि उनके पास अपील के बहुत सारे फोरम्स हैं? वो क्यों चाहते हैं कि ये फ़ैसला ना आए और वो चाहते हैं कि सारी जमातों की फॉरेन फंडिंग का एक साथ फ़ैसला किया जाए? और जो आखिरी बात है जिस पे आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, वो इमरान खान साहब वापस अगर पार्लियामेंट में नहीं आते तो फिर नए इलेक्शंस और बाकी चीज़ें कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? पंजाब अब उनके पास है, एक तरह से अब वो हुकूमत का बड़ा पार्ट बन गए हैं और वो सिर्फ अपोजिशन नहीं कर सकते। और जिस तरीके से वो सियासी मुखालफत को मजहबी हवालों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस ट्रेंड को भी रोकना होगा। जी, मेरे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवाते हैं, लेकिन मेहमानों की तरफ जाने से पहले ये बात कहना बड़ा ज़रूरी है कि डॉलर बुलंद तरीन सतह 248 रुपये तक चला गया है। रुपये की कदर मुसलसल गिरती चली जा रही है और ये जो मुआशी बहरान है, अब इसके लिए कोई सोच विचार नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और हमारे सियासतदान अपने सियासी झगड़ों में उलझे हुए हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं, वक्त कम होता है लेकिन कोशिश करेंगे इन पर बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लालचंद मली साहब जो कि अभी तक पार्लियामेंटेरियन हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। मली साहब का इस्तीफ़ा क्योंकि मंजूर नहीं हुआ, जो 11 लोग हैं उनमें इनका नाम नहीं है। और शाहिद रिन साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के किसी हिस्से में हम कमर दिलशाद साहब से भी बात करें और उनसे पूछें
कि ये जब इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं अब इसके बाद की कहानी क्या होगी। दावा ये किया जा रहा है शेख रशीद साहब की जानिब से और बाकी लोगों की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है कि हम नए इलेक्शंस में जा रहे हैं, सूबाई इलेक्शंस की बातें नहीं करनी चाहिए। मली साहब, आपका पहला रिस्पॉन्स क्या है जी? ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने एक इतनी धुआंधार किस्म की कहानी और उसमें इतने इंकशाफात हैं और एक बड़ी स्टोरी है इमरान खान साहब और पीटीआई के अकाउंट्स में किस तरीके से फंडिंग आती रही है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अपना तफसीली जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। ये फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से जो खबर जिसको इतना बड़ा ब्लास्ट करके सुनाया जा रहा है उसके भी जो फंडिंग आई हुई है उसके सारे डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा है। जो आरिफ नकवी साहब ने जो फंड्स भेजे हैं वो 3 अकात में हैं और वो कोई $2 मिलियन के करीब है और वो सारे रिपोर्टेड है। उसमें कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से छुपाया नहीं गया है। जो नवाज लीग के लिए सेम अखबार ने रिपोर्ट किया है वो $20 मिलियन का है कि अबराज ग्रुप की तरफ से उनको ब्राइब किया गया। हमारी तरफ से ब्राइब का लफ्ज नहीं आया है, वो डोनेशन के अर्थ में आया है। अगर कोई रूल्स की अगर वायलेशन है तो वो आरिफ नकवी और उसकी कंसर्न गवर्नमेंट के दरमियान हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी किस्म की नहीं है। तंजीला बेसिकली ये जो अबू धाबी के शेख साहब जो हैं, शेख नेहान, उनकी तरफ से जो एक 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 1.2 पाउंड्स हैं, मिलियन पाउंड्स, तो आपको नहीं लगता कि खान साहब एक इतनी बड़ी सियासी जमात चला रहे हैं और ये हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है 2002 का उसके मुताबिक तो ये सारी चीज़ें ममनुआ हैं। तो अगर आप लोग कहते हैं कि कुछ गलत है ही नहीं तो फिर आप लोग केस का फैसला क्यों नहीं होने देते? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हमने तो पहले ही मुतालबा किया है और अब शहबाज शरीफ ने भी कर दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं रखते। ये इलेक्शन कमीशन पूरा तब्दील होना चाहिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। क्योंकि अब ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकिन ये पूरा पीडीएम भी अब उस पर अदम एतमाद कर रहा है। आप देखेंगे आज भी पीडीएम की सारी लीडरशिप इलेक्शन कमीशन गई है, वहां जाके इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चले फैसला दें। पीडीएम का जवाब तो मैं पीडीएम वालों से लूंगी ना। मली साहब, आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया तो फैसला आने दें। तंजीला, पीडीएम वाले ये तो नहीं कहेंगे ना कि उनके दबाव डाले गए थे इलेक्शन कमीशन पे। अगर इलेक्शन कमीशन आजाद है, आईनी इदारा है, अगर ये पीडीएम उस पे बिलीव रखती है, ठीक है। हालांकि हमारी तरफ से उस पर कोई रुकावट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला रिजर्व किया हुआ है और अब ये पीडीएम चाहती है कि जो फैसला हो उनकी मर्जी का हो, तो शायद वो ये लेने में तो नाकाम अगर रहे। आप एक जुमले में मुझे बता दें, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो इंकशाफात हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी तरफ से ये सारे इलेक्शन कमीशन में रिपोर्टेड फैक्ट्स है, हमने उनमें से कुछ भी छुपाया नहीं हुआ है। जितने भी पैसे रिपोर्ट हुए हैं अराउंड $2 मिलियन, वो सारे के सारे रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन में अच्छा, जमा है। जो आपने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट किया हुआ, हम उसकी तरफ भी आएंगे। जाहिर है शाहिद साहब हमारे साथ, उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट किया हुआ। लेकिन राना साहब, आप एक तरफ इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं इसका फैसला जल्दी हो, खान साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले ही उनको एतबार नहीं है, तो वो इलेक्शन कमीशन जिसको इमरान खान कहते हैं कि ये नून लीग की बी टीम है, वो इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के खिलाफ अगर फैसले एक मुतवक्के है, इम्कान है कि उनके खिलाफ होगा, उस फैसले में वो इलेक्शन कमीशन क्यों ताखीर कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका कोई जवाब है आपके पास जी? नहीं, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन के पास है, हमारे पास कैसे हो सकता है इसका जवाब? वो खुद जवाब दे हैं अपने सारे कामों के लिए। लेकिन जो फैसले का ये खतरा है ना कि जी वो इमरान खान साहब के हक पे नहीं आएगा, उसके खिलाफ आ जाएगा, तो सो व्हाट, आगे अपीलेट फोरम पड़ा हुआ है, यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात कौन सी है? ये तो प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो वो किसी की टीम हो या ना हो, जो भी फैसला कर दे, डॉक्टर साहब अभी फरमा रहे थे, उन्होंने भी कहा, आपने कहा कि वो कहते हैं बी टीम है, ये टीम है। This verdict of the election commission is appealable, तो अपील आप कर सकते हो, फौरी तौर पर कर सकते हैं। हमने तो ये भी सुना है कि कीपिंग इन व्यू द एप्रीहेंशन, उन्होंने
उनके लॉयर ने, मैंने सुना मीडिया पे अपील वगैरह तैयार की हुई है, वो अपील फाइल कर देंगे, पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या लिखा है। आप क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हेड करते रहे हैं राणा साहब, तो ये एक महफूज फैसला है, और महफूज फैसला कितना महफूज हो गया है कि इतने अरसे से सामने ही नहीं आ रहा, किसकी हिफाजत में चला गया ये फैसला? इसकी हिकमत जो है वो समय से बालातर है, और ये वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ही बता सकते हैं कि इसकी हिकमत क्या है। तो अल्टीमेटली मली साहब ये कह रहे हैं कि अब पीडीएम को भी एतबार नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये बात दुरुस्त उनकी मानी जाए? हमें तो नहीं, ऐसी पता नहीं, मैंने तो कहीं नहीं सुना अपने साथियों से कि हमें एतबार नहीं है। चलो ना भी हो तो उसके पास एक पावर है वक्ती तौर पे, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक तो उसके पास पावर है, ऑल द पार्टीज विल हैव टू लिसन टू हिम, और उसको एक ही हल होता है कि जो वर्डिक्ट दें, अगर आपके समझते हैं कि सही नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, तो दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द हाईएस्ट फोरम इन द कंट्री। अच्छा, मैं जरा शाहिद साहब से पूछ लूं, इस्लामाबाद में क्या ये तासुर है कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है पीडीएम, और ये जो महफूज फैसला है ये किधर चला गया, महफूज होके किधर गया? देखें, जो फैसला महफूज है वो इतना महफूज है जितनी पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी महफूज नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि इस्लामाबाद की क्या खबरें, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है या नहीं है, मैं काफ़ी रोज़ पहले ये रिपोर्ट करता रहा हूँ कि पीडीएम ने पंजाब का इलेक्शन हारने के बाद, अदालती फैसला आने के बाद ये फैसला कर लिया था कि वो वही टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किए अदलिया पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, इलेक्शन कमीशन पे और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे। अब जो आपको पीडीएम की टोन नजर आ रही है वो सेम वही नजर आ रही है। हमारी जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुक्मरान इत्तेहाद की हो या अपोजिशन की हो, उन सबको तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो या तो अपनी फेवर में चाहिए, अगर अपनी फेवर में नहीं है तो फिर वो उनसे मुतालबा करते हैं कि वो जी न्यूट्रल रोल प्ले करें। ये हमारी सियासत का, चाहे वो हुकूमत में बैठी पीडीएम की जमातें हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सबका एक जैसा अलमिया है। और पीडीएम की जमातें अब जो 11 इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए हैं, वो मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुमकिना जो पेशकदमी थी टुवर्ड्स इस्लामाबाद के, वो कर सकते हैं अदम एतमाद इस्तीफे मंजूर करके। अगर कोई चीज उनके खिलाफ जाती है तो फिर वो चीखना शुरू करते हैं, वो शोर मचाना शुरू करते हैं, वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से भी न्यूट्रल रहने का मुतालबा करते हैं, अदलिया से भी आज़ादी का मुतालबा करते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी। तो ये कोई जिसे कहते हैं ना रूल्स ऑफ गेम अपनी मर्जी के सेट करना। अच्छा, मली साहब कह रहे हैं, ठीक है, ये तो आपने पॉलिटिकल सिनेरियो बता दिया। मली साहब कह रहे हैं, रिन साहब के उन्होंने ये तमाम डिटेल्स जो आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में आई हैं और जिसको बहुत बड़ी स्टोरी कहा जा रहा है और जिसमें बहुत अहम इंकशाफात किए हैं उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, सारी बातें हमने इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराई हैं। चलें, अगर ऐसी ही बात है तंजीला, तो मली साहब से कहें कि अपने चेयरमैन को कहें, हिम्मत करें और इलेक्शन कमीशन को कहें कि जी जल्द अज जल्द आप वो महफूज फैसला सुनाएं, ताकि जो भी फैसला है हम उसके खिलाफ अपील में जाना है तो अपील में जाएं, मानना है तो मान लें। लेकिन मली साहब की जो जमात है वो जो प्ली ले रही है, जो मुकदमा उनके खिलाफ 8 साल पहले हुआ है उसका फैसला 2 साल पहले होने वाले मुकदमात के साथ जोड़ा जाए, इसका मतलब ये है कि कोई परेशानी उन्हें है। ऐसा इसके अलावा स्टे लेने के क्या रीजंस थे? अगर ये सारा रिकॉर्ड उन्होंने जमा किया हुआ है और हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ नहीं है, जैसा कि आज पीटीआई के लोगों ने जो है ना ये कहा है, फारूक हबीब और फवाद चौधरी ने, कि जी बैंकिंग चैनल से पैसे आए, क्या मसला है? तो फिर आने दें फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, क्यों शोर मचा रहे हैं, उस फैसले को क्यों रोकवाना चाह रहे हैं? जी मली साहब, ये सवाल तो बनता है। जी, एक तो शाहिद भाई का शुक्रिया, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी बहुत बेड शेप में है, इसी तरह ये फैसला भी है। शाहिद भाई की ये ख्वाहिश हो सकती है, पीडीएम की ये ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हमें इस इलेक्शन कमीशन पे कभी ट्रस्ट नहीं था, ये हम बार बार कहते रहे हैं। हम चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आए और वो आके ये फैसले भी करे और फैसले दे, और उसके साथ ये भी 8 साल 4 साल की कहानी नहीं है। ये जो 4 साल पहले जो पीडीएम की मुस्लिम पार्टीज है उन पे भी जो केसेस हुए, मैं तो कहता हूँ कि जेयूएफ है उसका तो कोई अकाउंट ही नहीं है, वो कैसे चल रही है पार्टी, उसका भी तो कोई हिसाब किताब हो। लेकिन ये जो है इलेक्शन कमीशन के लाडले बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके कभी लाडले नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना फैसला आप भी बहुत सारे लोगों के लाडले, हम उस तरफ भी वापस आते हैं। जरा 1 मिनट दे दीजिए, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आती हूँ। जी
क्या किसी शख्सियत को, किसी जमात को, किसी इदारे का या किसी इदारे को किसी सियासी जमात का लाडला होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो इसका सोल्यूशन भी कुछ पूछेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और हमने इब्तिदाई में आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कमर दिलशाद साहब से हम ज़रूर बात करें, क्योंकि ही इज़ एन एक्सपर्ट, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कमर दिलशाद साहब, मामला लगता है सारी सियासत का इस वक्त जो मरकज़ है वो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था, लेकिन अब फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ सारी तोपों का रुख हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फ़ैसला दे रहा जी फ़ॉरेन फंडिंग का? अगर फ़ैसला कर लिया, महफूज भी कर लिया, तो क्या कबाहत है उस फैसले को अनाउंस करने में? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग का जो मामला बहुत सीरियस मामला है। उन्होंने तमाम 8 साल का जो ये हेयरिंग हो रही थी, समाअत हो रही थी, जिसके बाद स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, इसी तरह आरफ नकवी ने भी बाद में बहुत से डॉक्यूमेंट भिजवाए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। वो सारी चीज देखते हुए उन्होंने एक इंतहाई जामा किस्म का उन्होंने फैसला लिखना है। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, तमाम सियासी जमातों की निगाह भी इलेक्शन कमीशन पे भी लगी हुई है, मीडिया की भी लगी हुई है। अब जो पार्टी की जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आएगा तो वो जाहिर है कि वो ये खिलाफ आएगा या उसकी हमायत में आएगा, तो दूसरी पार्टी जो है वो भी तैयार बैठी हुई है। तो फिर उन्हें जाना होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े मौजूद जज हैं, तो उनके सामने भी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला जाए तो किसी किस्म का अबहाम ना पैदा हो, उस पर लकूना ना रह जाए। तो बड़ी गौर व फिक्र के साथ एक सारा फैसला लिख रहे हैं। एक और नहीं, तो फैसला महफूज होने का मकसद ये नहीं होता जी कि फैसला बस लिख लिया गया है और महफूज कर लिया गया है और ये सुनाया जाएगा? तैयार किया जाए और जो सारे मिनट्स होते हैं ना, तमाम जो वकला की जो बहस होती है उनके जो मिनट्स वो लिखते हैं, वो साथ साथ नोट करते जाते हैं। ये इस तरह सुप्रीम कोर्ट का भी तरीका है, हाई कोर्ट का भी, सेशन कोर्ट का भी तरीका कार होता है। हमारे साथ पीटीआई के एमएनए लालचंद मलिक साहब वो कह रहे थे कि पीडीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। मतलब इनको भी आपका दुख हुआ है आखिर बिल आखिर। तो आपको लग रहा है कि पीडीएम जो आपसे मुतालबा कर रही है वो आपको मतलब इलेक्शन कमीशन को दबाव लाने की बात है, या इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात की बी टीम कहना दबाव में लाने वाली बात है? पहली बात ये ठीक है, हर सियासी जमात का राइट बनता है, इतराज भी कर सकते हैं, हर पार्टी को इतराज। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है। इमरान खान भी बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। इमरान खान भी इलेक्शन कमीशन की तजरील भी कर रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं, उनको तरह तरह के नाम भी दे रहे हैं, उनको जाती उम्र में मरीम नवाज के कदमों में भी बैठा रहे हैं। तो सारी बातें तो वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब हक बनता है, सियासतदान है, नेशनल लीडर है। तो इसी तरह से जो पीडीएम को भी बड़ा अफसोस हुआ, इमरान खान का तो राइट बनता है, उस अपोजिशन लीडर है इस वक्त। लेकिन जिस वक्त की जो हमारी हुक्मरान जमात है, वजीर आजम साहब है, उनको तो नहीं करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो आपसे सिर्फ फैसले, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन से सिर्फ फैसले का मुतालबा किया है। मुतालबा करना फैसला करने नहीं, वो फैसले का मुतालबा नहीं कर सकते ना, वो एक ऐसा आईनी इदारा है। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी, उमर अब्बास बंदियाल को भी कह सकते हैं कि आप जल्दी फैसला सुनाएं? हम ये चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर दबाव डालने वाली हुकूमती पॉलिसी को हमें अब पसंद नहीं किया। हुकूमत को दबाव के बारे में ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि आप फैसला सुनाएं। लेकिन हमारी इतला के मुताबिक फैसला अगस्त के पहले हफ्ते में आ रहा है। ठीक है जी, बहुत अरसा हो गया। और एक और मैं बड़ी अहम बात बताता हूँ आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो फैसला लिखता है उसमें होती है अदालती लैंग्वेज। ये है एक बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एक चीफ सेक्रेटरी स्टेटस का आदमी या फेडरल सेक्रेटरी लेवल का आदमी जो समरी लिखता है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसी समरी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, तो उनका अपनी एक तरीका कार होता है लिखने का। तो वो सब चीज लिख रहे हैं, रिकॉर्ड भी दे रहे हैं, वो कोई अनेक्शन नहीं लगा रहे, वो बाकायदा सब चीज हकायक बयान कर रहे हैं कि ये हमारे पास आई। इसके बाद वो अपनी एक समरी में बयान कर देंगे कि हमने ये आपने बड़ी खबर दी है कि अगस्त में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है। राना साहब, कैसे ये फैसला पाकिस्तान की सियासत को इम्पैक्ट करता है? आप लोग मतलब पीडीएम और अब पीपल्स पार्टी को भी आपने दोबारा कहा है कि वो और एएनपी वापस पीडीएम में आ जाएं। तो कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद को ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कायनी इदारे से कि वो उनकी मर्जी के मुताबिक जल्द फैसला दे।
नहीं, वो मर्जी के मुताबिक तो नहीं कह रहे। मुझे खुशी है कि दिलशाद साहब बड़े लजपाल राजपूत हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है वहाँ। वो समझते हैं कि उसके पुराने इंस्टीट्यूशन की बिल्कुल इज्जत की जाए, करनी चाहिए, उसकी तकरीम की जाए। जहाँ तक इंतज़ार है वो तो सभी को है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जितने पीसेस ऑफ एविडेंस हैं जो नज़र आ रहे हैं, उसमें लगता है कि देयर इज़ एन इररिबटेबल प्रूफ एलिगेशन व्हिच आर लेवल्ड, तो इसमें ये सामने नज़र आ रहा है। बहरहाल जब इंटरप्रिटेशन की करनी है, उसकी निटी-ग्रिटी में जाना है, एविडेंस का एनालिसिस करना है, वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं करना, वो सामने आ जाएगा। जैसे कंवर साहब अभी फरमा रहे हैं कि 1 हफ्ते तक आ जाएगा। ठीक है। तो पहले मैं मली साहब आपसे पूछ लूं कि ये व्यू क्यों है कि सारी जमातों का, अभी शायद रिन साहब भी आपको कह रहे थे कि एक आपके ऊपर केस है जो कि 8 साल पहले और आपके अपने लोगों ने किया, वो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, इमरान खान साहब के उन साथियों ने किया जिनके साथ मिलकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो उसको आपने जो बाद में अभी दरखास्तें दी उनके साथ जोड़ने की क्या तुक बनती है? तंजीला, मैं 1-2 चीजें क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। मैंने ये कहा है कि पीजीएम जो है वो इलेक्शन कमीशन पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, नंबर 1। और ये जो जमायतें हैं इनका ये वतीरा रहा है। ये ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, लेकिन आपने देखा अगर कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है तो उनके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाने का फैसला किया है और मानने से मली साहब, मुझे लगता है आप क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, मुझे लगता है आप एक ही चैनल देखते हैं। वो 2-4 दिन पहले फवाद चौधरी साहब जो बातें कह रहे थे, और कह रहे थे वक्फे से पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, आपने तो सारी कहानी वन साइडेड बना दी है। नहीं, आप सुने, एक दूसरी बात सुने ना, जिसको ये इतना बड़ा पहाड़ बना के पेश कर रहे हैं उस वजह से कुछ नहीं निकलना। जो उस वक्त जब ये फंडिंग हुई है और उसमें से जो कवानीन है या जो रिकॉर्ड सामने आया है वो सिर्फ महज 31-35 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड है जो क्वेश्चनेबल है। और अगर इलेक्शन कमीशन फैसला देती भी है तो इससे ज्यादा वो फैसला नहीं दे सकती कि ये उसको फोरफीट किया जाए, उसको 35 करोड़ को जब्त किया जाए। और बिल्कुल ठीक कहा कंवर साहब ने, अगर उसको जब्त करने का फैसला भी आता है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और रिलेवेंट फोरम पे जाएंगे। लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने समझा है कि हम जाके इलेक्शन, ये जो आपने कहा कि शाहिद भाई ने कहा कि ये इमरान खान की टैक्टिक्स अपनाना चाहते हैं, तो इमरान खान एक मोरलिटी की स्ट्रेंथ पे खेलता है, ऑनेस्टी की स्ट्रेंथ पे खेलता है, जो पीडीएम का पूरा इतार वो लैग करता है। और ये सारी जैसे इनकी कैबिनेट है जिसमें आधे जो है चोरी के इल्जाम लगे हुए हैं और को भुगत रहे हैं, तो इनका कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। और मली साहब, आपने परवेज इलाही साहब को अब क्लीन चिट दे दी, अब आपने अपने जहाज में बिठा के उनको सादिक रमीन कर दिया है। जरा इसी नुक्ते पे रुक जाएं, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो एक और बड़ी अपडेट थी कुछ, उसकी बात भी मैं करना चाहूँगी। हमने सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ उसके बाद जो कंट्रोवर्सी उठी है हमारे इदारों में, हो क्या रहा है, कुछ उस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। शायद रिन साहब, अब जो आगे की सियासत है वो क्या बाय इलेक्शंस हैं, या आपको भी लगता है नए इलेक्शन की जो पीटीआई बात कर रही है वही होगा? देखिए, पीटीआई अगर नए इलेक्शन की बात कर रही है तो पीटीआई को मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इलेक्शन कबूल नहीं है। नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पीटीआई को फिर जाना पड़ेगा पार्लियामेंट, क्योंकि उसके बगैर जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसके बगैर पीटीआई कैसे इत्तेफाक राय करेगी नए इलेक्शन कमिश्नर पे। जैसे उन्होंने बाकी बहुत सारे काम किए, इसका भी कोई तरीका होगा। मली साहब से पूछते हैं ना, पार्लियामेंट में जाए बगैर कैसे होगा। लेकिन आप कह रहे हैं मली साहब नहीं, तो आप एक तरीका इनके, ये तो फिर पंजाब असेंबली आपको लगता है ये तोड़ेंगे, केपी असेंबली तोड़ेंगे, क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये पंजाब और केपीके की असेंबली तोड़ेंगे। उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान ने एक आइन के तहत चलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम या पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात पे नहीं चलना। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है 2 असेंबलियां टूट भी जाएं तब भी कौमी असेंबली तोड़ना कोई कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई कानूनी कर्तव्य नहीं। जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसमें अगर केपी और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व भी कर देते हैं
तो कानून के तहत कौमी असेंबली फिर भी रहनी है। ठीक है। और अगर उसे आप डिसॉल्व करने की बात करेंगे तो दैट विल बी ऑन द मोरालिटी। सही। अच्छा, ये ब्रेक पर जाते हुए मलिक साहब बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। राना साहब वो कह रहे थे कि जो आप लोगों का इत्तेहाद है, ये जो गवर्नमेंट है इत्तेहादी, इसके पास अखलाकी जवाज़ नहीं है, वो अखलाकी जवाज़ जो इमरान खान साहब के पास है एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का, आप लोगों के पास नहीं है। रिंद साहब जो हैं वो कितनी शानदार बातें कर रहे हैं। हाँ जी, अमूमन रिंद जो हैं वो मस्ती में शानदार बातें करते हैं, ये तो होशबंदी में इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। मुझे वो याद आ गया, किसी ने कहा था कि निकल जाती है सच्ची बात जिसके मुंह से मस्ती में, वकी है मसलहत बी से वो रिंदे बादा खार। अच्छा रिंद साहब, मैं आपको मुबारक देता हूँ इतनी सच्ची बातें करने के ऊपर। ये होती है हकीकत शनासी। अब आप कह रहे हैं मोरालिटी, ये तो एक बड़ी रिलेटिव सिस्टम है, वो इनको ही मॉरल कहते हैं, वो इनको ही मॉरल कहते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर टायरेट क्रिटिसिज्म है, इसका कुछ फायदा नहीं है। डॉक्टर लालचंद मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, हम इकट्ठे भी काम करते हैं, तो खुदा के लिए सारे इकट्ठे हो गए मुल्क की इकोनॉमी के बारे में सोचें। जो हाल है, जो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस है, जो क्राइसिस है, आप तो एक दूसरे के साथ कुकड़ों की तरह खुद ही लड़े जा रहे हैं। सारी नदी तो आप इसके ऊपर जाया कर देते हैं। मिल जाएगी हुकूमत अगर आपकी किस्मत में होगी, आगे आपको सूबा पता मिल गया है, इसलिए कोई एक शिकस्त और रेख्त की बजाय कुछ तामीरी काम भी करना चाहिए। आप बैठे किसी गुफ्तगू के लिए, पार्ले के लिए किसी बेस पे इकट्ठे हो जाएं किसी प्लेटफॉर्म पे और मसाइल को हल करें। इलेक्शन एक इशू है, उसके लिए आप आपस में डिस्कस करके डेट फिक्स कर सकते हैं। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, एक दूसरे से नफरत से काम नहीं चलता। आज फाइनेंशियल टाइम्स का एक आर्टिकल आया और बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है उसमें। बाकी तो वो बहुत सारी बातें जो अकबर एस बाबर साहब ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हुए हैं, बहुत सारी डिटेल्स, बैंकिंग, बहुत सारी ट्रांजैक्शन, ये वो। एक जो इसमें है कि अबू धाबी के जो शेख न्यान है उन्होंने 1.2 मिलियन पाउंड्स भेजे आरिफ नकवी के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में। तो इसको कैसे देखते हैं? बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये तो फॉरेन इंटरफेरेंस का बड़ा क्लियर कट केस बनता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, और क्योंकि आप ये मामलात खुद देखते रहे हैं, उसमें क्या कानूनी आप इसको देखते हैं कि क्या इसकी पोजीशन बनेगी? हाँ, ये बात यह है कि जो उन्होंने फाइनेंशियल जो टाइम ने जो खबर दी है, ये ऑलरेडी इलेक्शन के पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जिसका जिक्र किया हुआ है। तो वो सारी चीजें जो है ये कि जो प्रिंस ने जो पैसा भेजा है वो भी फॉरेन फंडिंग के जिम्मे में आता है, बिल्कुल जिम्मे में आता है। वो हमारे इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और इसी तरह से जो एक इंडियन क्रिकेट टीम के जरिए जो आरिफ नकवी ने जो पैसा भिजवाया है वो भी बड़ा अहमियत का अमल, उसका भी जिक्र स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है। और यहाँ तक कि जो आरिफ नकवी ने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें भी उसका जिक्र किया हुआ है। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हैं। ये मेरे ख्याल में अकबर बाबर ने तो चीजें दी हुई हैं, तो यही चीजें फाइनेंशियल टाइम ने रिप्रोड्यूस कर दी। ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सब चीजें रिकॉर्ड में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी है। तो इन हालात को देखते हुए पीटीआई ने तो नहीं दी ना जी? पीटीआई ने कोई ऐसा रिकॉर्ड दिया हुआ है जो आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में है? नहीं, पीटीआई तो अपना रिकॉर्ड नहीं देगी। पीटीआई ये तो अपने डिफेंस में अनवर मंसूर साहब या शाह खावर हैं या जो भी उनके वकलात हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। लालचंद मलिक साहब, जो हुकूमत ने पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है, जो रिफॉर्म्स हैं जुडिशियल, उससे पहले हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते रहे। अब आप पूरी की पूरी अपोजिशन नहीं रहे हैं, अब आपके पास सबसे बड़े सूबे की हुकूमत है, तो अब आप अपोजिशन वाली बातें तो ना करें, ना सिर्फ इनकी बात ना करें, अपनी भी बात करें। आप लोग क्या करेंगे इस मुल्क के साथ? डॉलर आज 248 तक चला गया है, तो ये जो पॉलिटिकल झगड़ा है, लड़ाई है, इसका असर सब पे हो रहा है और इसमें सारे हिस्सेदार हैं। आप भी तो रुक नहीं रहे कहीं पे। फजीला, मैं कहना चाहूँगा इस मामले पे, क्योंकि इकोनॉमी की बात की आपने। डॉलर जो है इतना तेजी से डिप्रिशिएट हुआ है, पाकिस्तानी रुपी, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना पहले कभी नहीं हुआ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी और ये नेशनल अकाउंट कमेटी से लेके और मूडीज तक सब उसको रिपोर्ट कर रहे थे। अब इनकी हालत ये है, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, कल बिजली के रेट इन्होंने बढ़ाए हैं, लोड शेडिंग इस मुल्क में है, उसके बावजूद ये इक़्तिदार को चिपके रहना चाहते हैं। सारे इदारे इन्होंने साथ रहे हैं। आज तो हमारे सालार हैं, उन्होंने बात की है
अमेरिका में अपने काउंटर पार्ट से कि उनको IMF की जो इंस्टॉलमेंट है वो जल्दी रिलीज की जाए। तो उसके बावजूद ये 14 जमायतें, इनका तजुर्बा, इनके पास सारे इदारे खड़े हैं, अमेरिका से ये डायरेक्ट बात कर रहे हैं और कौम को झूठ बोल रहे नहीं, हैं। आप इकोनॉमी पे चले गए। मैं तो ज्यादा आपसे पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है उसको कम करने की बात करी थी। खान साहब ने कहा जी कि ज़मीर बेचना शिर्क, नहीं, ज़मीर बेचना शिर्क है। आप मुझे बताइए, लालचंद साहब आपसे बेहतर कौन जानता है ये बात किसी हमारे किसी गैर मजहबी पाकिस्तानी ने, मतलब गैर मुस्लिम जो पाकिस्तानी है, उसने की होती तो क्या हाल होता? ये कुछ शिर्क की बातें कोई करता है इस तरह से सियासत में जो खान साहब लेके आते हैं? आप लोग उनको ये नहीं कहते कि ख़त्म करें, ये इस तरह की बातें ना करें? नहीं हो कि आपको किसी मजहबी बात पे रिप्लाई करूं, आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट चाह रही हैं, तो ये है इस मुल्क का पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि ये जो तजर्बेकार लोग थे जो कहते थे हमें बड़ा तजर्बा है, ये बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ना ये मुल्क की इकोनॉमी शायद रिन लास्ट कमेंट आपसे, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर आवाम ने रद्द कर दिया, इन्होंने लोगों को रद्द कर दिया इलेक्शंस के लिए। लेकिन आपको शायद रिन ने कहा है ना कि इलेक्शन के लिए आपको वापस आना पड़ेगा, उस पर कुछ जवाब दे दें, हाँ ना। कैसे इलेक्शन होगा? सड़क पे तो नहीं होता ना खड़े होके। देखें, ये अब जो मौजूदा ये हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहमुक्त करम पे है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि इस हुकूमत को डिसमेंटल करना है, ये हुकूमत डिसमेंटल हो जाएगी। रिन साहब, आप इत्तेहादियों को बड़ा जानते हैं, स्पेशली जो जी ठीक है मली साहब, आपको पॉइंट आ गया। रिन साहब, छोटी जमातों को ज्यादा करीब से जानते हैं, जरा बताइए कोई है खतरा इस हुकूमत को? और वाकई रहमो करम पे है PTI के, और ये जो सीटें खाली हुई हैं बड़े सोच समझ के आइडेंटिफाई करके कुछ हलकों को खाली किया जा रहा है, जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं, वहाँ पे क्या चांसेस आप देखते हैं? लेकिन जो सीटें हैं वो बड़ी सिस्टमेटिकली खाली हुई हैं। लियारी से ही आप अंदाजा लगा लें, शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर किया गया, हालांकि वो बेचारे सियासत से अलहदगी का ऐलान कर चुके थे इस्तीफा देने के बाद। तो मुझे ये लगता है कि न सिर्फ जो एक अदम एतमाद लाने की बातें PTI या काफ लीग के लोग कर रहे थे, उसको नाकाम बनाने के लिए ये 11 इस्तीफे मंजूर किए गए, बल्कि जो आगे अदालत के हवाले से, अदलिया के हवाले से जो कानून साजी होनी है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद जिसे कहते हैं ग्रिल करने के लिए कानून साजी होनी है, उसके लिए नंबर गेम को अपने हक में करने के लिए हुकूमत ने ये 11 इस्तीफे मंजूर किए। आपने, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाह रही थी, लेकिन आपने एक नई बात कर दी। राना साहब, आप ग्रिल करना चाहते हैं जी PTI को? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है ग्रिल करने वाली। ये रिन साहब जो हैं, इनका ख्याल जरूर है। ये तो एक तरह से डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, क्योंकि अभी डॉक्टर लालचंद साहब हमारा एक्टिवेट हो रही है, उस दिन राणा साहब को दोबारा बुला जी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को पहले महफूज करेंगे। नैब और FI और बाकी चीजें। अच्छा, वक्त क्योंकि जैसे कह रहे हैं, बदकिस्मती से वक्त मेरे पास कम है। लालचंद साहब कह रहे हैं कि हम जब चाहे इनको उड़ा के रख दें हैं। ये तो इसलिए इस तमाम तरह की जो आ रही हैं धमकियां, उसका सद्भाव किया जा रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी सारे मेहमानों का। वक्त क्योंकि कम है, बात अभी हमारी कुछ ऐसे लगता है कि अभी इसमें मजीद कुछ बात हो सकती थी। बहरहाल कमर दिलशाद साहब कह रहे हैं अगस्त के पहले हफ्ते में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ सकता है। तो कल के प्रोग्राम में कुछ इसका मज़ीद अहाता करने की कोशिश करेंगे। पंजाब में भी काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल उन पर भी बात करेंगे। आज मिस हो गया, बट अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।